Hi students, today we are going to discuss about a topic climate change. So today's topic is climate change. We will discuss about it, what climate change is and how does it affect our life. Climate change refers to the change in the environmental conditions of the earth. क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जो भी अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें चेंज हो जाना. दिस हैपन्स ड्यू टू मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये कई आंतरिक और जो बाह्य फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता है. तो क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया? एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस हो जाना. और किसके एनवायरमेंटल कंडीशन? क्योंकि हम धरती पे रहते हैं तो हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो मीनिंग समझ रहे हैं वो अर्थ के कंटेक्स्ट में ही समझेंगे. तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है अर्थ की उसमें चेंज हो जाना ही क्या है? क्लाइमेट चेंज है. और ये बहुत सारे जो आंतरिक और बाह्य फैक्टर्स हैं उनकी वजह से होता है. द क्लाइमेटिक चेंज हैज़ बिकम ए ग्लोबल कंसर्न ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स. पिछले कुछ दशकों से क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चिंता का कारण बन चुका है. तो ये ग्लोबल कंसर्न का एक रीज़न बन चुका है पिछले कुछ दशकों से. बिसाइड्स दिस क्लाइमेटिक चेंजेस अफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ इन वेरियस वेज. और इसके अलावा जो क्लाइमेटिक चेंज है वो धरती पे जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको कई प्रकार से प्रभावित करता है. दिस क्लाइमेटिक चेंजेस आर हैविंग वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी. ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनके इकोसिस्टम और इकोलॉजी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं. तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स, बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स या प्रभाव देखे जा सकते हैं. किसके? क्लाइमेटिक चेंजेस के. और होते किस पे? इकोसिस्टम पे. जो अपना चारों ओर का जो सिस्टम है जिसमें एयर है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, ठीक है, ये इकोलॉजी, इन सब चीज़ों में इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें बहुत प्रकार के इम्पैक्ट्स को देखा जा सकता है. ड्यू टू दीज चेंजेस ए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट. और इन्हीं चेंजेस की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां थी वो अब विलुप्त हो चुकी है. एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है विलुप्त हो जाना. तो क्लाइमेट चेंज का मीनिंग क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज का मीनिंग है सिंपल सा एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस हो जाना. और किसके एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज होना है? यहाँ पे अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज हो जाना ही क्या है? क्लाइमेटिक चेंज है. और इसके रीजन्स क्या रहते हैं? इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं. इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट वाला इंटरनल रीजन्स है और दूसरा जो फैक्टर्स है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स या रीजन्स. और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ है या जितने भी लीडर्स हैं वो मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो ग्लोबल कंसर्न का एक इम्पैक्ट या एक तरीके से हम कह सकते हैं इम्प्रेशन वो शो करते हैं जब भी वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन डिड इट स्टार्ट. ये कब स्टार्ट हुआ था? क्लाइमेटिक चेंजेस आना कब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में. हालांकि इसके फिक्स सोर्सेज नहीं है कि इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ इस दिन से या इस ईयर से शुरू हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है जो कि ध्यान में आने में भी या किसी के नोटिस में आने में भी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है. The climate started changing a long time ago due to human activities, but we came to know about it in the last century. जो क्लाइमेट है वो बदलना बहुत लंबे समय पहले ही हो गया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, परंतु हम इसके बारे में लास्ट सेंचुरी में ही जानने को हमें मिला था. तो क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत लंबे समय पहले ही हो चुके थे. और हुआ किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. जो भी नेचर के जो अपने रूल्स हैं उनको रिवॉल्ट करना या उनके अगेंस्ट जाना, उसको वायलेट करना, यही रीज़न है क्लाइमेटिक चेंज हो जाने का. अब उन्हीं को हम अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं उसके बाद में. ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी वी स्टार्टेड नोटिसिंग द क्लाइमेटिक change and its effect on human life.
पिछली सदी से हमने क्लाइमेटिक चेंज को नोटिस करना शुरू कर दिया है और ह्यूमन लाइफ पे इसके इफ़ेक्ट को नोटिस करना शुरू कर दिया है। तो ह्यूमन लाइफ पे अगर बात आ जाती है, मैक्सिमम चीज़ें तभी नोटिस की जाती है और ऐसा ही क्लाइमेटिक चेंज के साथ में भी हुआ है। जब तक ह्यूमन लाइफ अफेक्ट नहीं होती है किसी भी चीज़ से, तब तक ये ग्लोबल कंसर्न का कारण नहीं बन जाता है। हालांकि अदर फैक्टर्स भी होते हैं, परंतु ये वो फैक्टर्स हैं जो आसानी से किसी का भी अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। वी स्टार्टेड रिसर्चिंग on climatic change and came to know that the earth temperature is rising due to a phenomenon called the greenhouse effect। हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया क्लाइमेटिक चेंज पे और हमें पता चला कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसकी वजह से राइज हो रहा है। तो ग्लोबल टेम्परेचर में चेंज हो जाना ये भी क्लाइमेटिक चेंज में चेंज हो जाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं अर्थ की सरफेस पे या ह्यूमन लाइफ पे जो कि नोटेबल है। द वार्मिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस कॉजेज मैनी ओजोन डिप्लेशन अफेक्टेड आवर एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेवरल अदर प्रॉब्लम्स। तो धरती का बहुत तेज़ी से गर्म होना मतलब ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, इसकी वजह से ओजोन में डिप्लीशन देखा गया। डिप्लीशन मैंने कमी, ओजोन लेयर जो थी वो एक तरीके से इसकी वजह से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई थी और इसी का इफेक्ट था एग्रीकल्चर पे भी। एग्रीकल्चर में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे वेजिटेशन जो है कुछ सेक्टर्स में इसकी वजह से एक्सटिंक्ट होने लग गई है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ट्रांसपोर्टेशन और भी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि ग्लोबल टेम्परेचर में राइज होने की वजह से अराइज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रीज़न क्या है? ऑल्दो हियर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स for the climatic change, we are only going to discuss the natural and man-made reasons। हालांकि इसके लिए हंड्रेड्स रीजन्स हैं, सैकड़ों रीजन्स है क्लाइमेटिक चेंज की वजह के कारण, ये क्लाइमेटिक चेंज के हज़ारों या सैकड़ों रीजन्स हैं, परंतु यहाँ पे हम केवल नेचुरल और मैन मेड रीजन्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, नेचुरल रीजन। दीज इंक्लूड volcanic eruption, solar radiation, tectonic plate movement, orbital variations। तो नेचुरल रीजन्स क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी वजह से अंदर से लावा निकलता है, काफ़ी गर्म होता है और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होता है। दूसरा है सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पे आती है और ओजोन लेयर की वजह से, उन ओजोन लेयर की क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जो डेंजरस जो यूवी रेज है वो भी यहाँ आ जाती है और उसकी वजह से सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा होता है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, और इसके साथ में टेक्टोनिक प्लेट जो है उनमें मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में। फिर है ऑर्बिटल वेरिएशंस, और ऑर्बिटल वेरिएशंस जो हैं उसकी वजह से भी, ऑर्बिटल वेरिएशंस का मीनिंग होता है जो अर्थ अपनी सरफेस पे घूमती है, अक्ष पे घूमती है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस अगर आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ एन एरिया बिकम क्वाइट हार्मफुल फॉर लाइफ टू सर्वाइव। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़, इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से जो जियोग्राफिकल कंडीशन है किसी क्षेत्र की वो
जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो जीवन के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बन जाती हैं। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ किसी एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस में होती है तो उसकी वजह से जो जीवन होता है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो दीज एक्टिविटीज़ रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू ए ग्रेट एक्सटेंट कॉजिंग एन इम्बेलेंस इन नेचर। और इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ है वो अर्थ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा स्तर तक, जो कि नेचर में इम्बेलेंस का कारण बनता है। तो असंतुलन की स्थिति बन जाती है नेचर में, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अर्थ का। और ये होता है किसकी वजह से? कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स हैं और कुछ ह्यूमन रीजन्स या फिनोमिनन्स हैं, उन्हीं की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। हालांकि ग्लोबल जो आउटलुक है क्लाइमेट चेंज हो जाने का, उसमें ये सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना। उसी की वजह से दूसरे जो रीजन्स हैं वो क्रिएट होते हैं ग्लोबल चेंजेस के या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के। जो सेकंड रीज़न है क्लाइमेट चेंज में वो है ह्यूमन रीज़न। फर्स्ट रीजन्स वर रिलेटेड टू नेचर एंड द सेकंड आर रिलेटेड टू ह्यूमन beings. Man, due to his need and greed, has done many activities that not only harm the environment but himself too. मनुष्य ने अपनी आवश्यकता और अपने लालच की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की है जो न केवल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है परंतु उसको भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो अपनी नीड और ग्रीड की वजह से ह्यूमन बीइंग जो है उसने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। Many plant and animal species go extinct due to human activity. बहुत सारी प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज़ हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब ये विलुप्त हो चुकी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हार्म द क्लाइमेट इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, यूजिंग फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, a different type of pollution and many more. ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जिन चीज़ों को हार्म पहुंचाया है क्लाइमेट में उसमें उसके रीजंस क्या है या किसकी वजह से कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसने क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। नेक्स्ट है यूजिंग फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है उसका यूज़ करना। पेट्रोलियम हो गया है, डीजल हो गया है, केरोसिन हो गया है। इसकी वजह से जैसे ये जलते हैं तो उनसे कार्बन निकलता है और कार्बन जो है वो भी ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। जैसे कि यही वेस्ट अगर रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में चला जाता है तो वो सारे के सारे जो उस पानी में जीने वाले जो जीव जंतु है वो सारे मर जाते हैं उसकी वजह से, या वो एडवर्सली उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। या फिर अलग अलग प्रकार के जो पोल्यूशंस हैं वो आने लग गए हैं, जैसे कि लाइट पोल्यूशन, नया एक वर्ड है दुनिया के लिए। लाइट पोल्यूशन है जिसकी वजह से हम नेचुरल जो ब्यूटी है उसको अच्छे से नहीं देख पाते हैं। All these things damage the climate and ecosystem very badly. ये सारी चीज़ें क्लाइमेट और इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। And many species of animals and birds got extinct or on a verge of extinction due to hunting. और बहुत सारी स्पीसीज जो है एनिमल्स और बर्ड्स की वो या तो पहले ही विलुप्त हो चुकी है या फिर वो विलुप्त होने के कगार पे है हंटिंग की वजह से। तो दूसरा फैक्टर ये भी है कि लोग जो हैं वो अपनी नीड या ग्रीड, ये दो ही मेन फैक्टर्स हैं ह्यूमन बीइंग के जो इनको नेचर के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और ये दोनों चीज़ें कौन सी? एक तो नीड, उसकी आवश्यकता है, जैसे फूड हो गया उसकी आवश्यकता होती है,
तो इसकी वजह से वो वेजिटेशन को हार्म पहुंचाते हैं। दूसरा रीज़न हो गया उसकी ग्रीड, हो सकता है वो वहाँ पे इंडस्ट्री सेट करना चाहते हो, इसकी वजह से वहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में उसको कोई परहेज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती है जो ह्यूमन बीइंग की नीड और ग्रीड पे डिपेंड करता है, और जिसकी वजह से वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, और यही रीज़न बनता है एनवायरमेंटल चेंजेस का। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और किस पर होते हैं इसके इफ़ेक्ट्स। इसके इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बीइंग पे हो सकते हैं, मीन्स इसका जो इफ़ेक्ट है वो ईच इंडिविजुअल जो है उस पर हो सकता है। दूसरा, इसका जो नेचुरल फिनोमिनन है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट आता है। फर्स्ट थिंग, these climatic changes have a negative impact on the environment। इन क्लाइमेटिक चेंज का एनवायरनमेंट पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे इन सब चेंजेस का। ये सारे चेंजेस होते किससे, इनके पीछे दो रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट वाला रीज़न है जो नेचर से रिलेटेड, और सेकंड है ह्यूमन रीजन से। और जैसे ही ये चेंजेस आते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो एक्टिविटीज़ नेचर में होती है ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन। दूसरी चीज़ें जो मैन मेड है उसकी वजह से जितने भी चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में उसका एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द ओशन लेवल इज राइजिंग, जो समुद्र का जो स्तर है, समुद्री जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो लगातार तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर हिमखंड होते हैं बहुत विशाल मात्रा में, अगर कहीं पे किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई हो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में, अगर वो पिघलना शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर मेल्टिंग। CO2 इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एयर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हार्ट से या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो बढ़ रही है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग, जो जंगल है और जो वन्य जीव है वो तेज़ी से कम हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, मीन्स कम हो रहे हैं। एंड वाटर लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, और जो वाटर लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है इन सब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। तो क्लाइमेटिक चेंज का इफ़ेक्ट कहाँ आ रहा है, इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स हो। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं या देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट पे, वो कौन कौन से हैं। ओशन लेवल में राइज हो जाना, मतलब समुद्री जो जल है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, और किसकी वजह से बढ़ रही है, जो ग्लेशियर्स वो जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं, और जो पानी कहीं पे जमा हुआ है वो सारा सारा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीडियम से, चाहे वो रिवर्स की मीडियम से हो या रेनफॉल की वजह से हो, वो सारा सारा जो वाटर है वो ओशन में चला जाता है, और जो ओशन का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो लगातार राइज होता रहता है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो लैंड है, जो कोस्टल एरियाज़ है, वो जलमग्न हो जाए, वो डूब जाए उसमें, और ऐसे इफ़ेक्ट देखे जा चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि इसका एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो हम जो राम सेतु है, जिसको एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में स्थित है, वो जब भगवान श्री राम जी के द्वारा बनाया गया था ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, तो उस समय ये सरफेस पे था, जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर था। परंतु आज जब हम सैटेलाइट की इमेजेस देखते हैं तो हमें वो अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो इतना सारा तब से लेकर अब तक इतना इंक्रीज़ हो चुका है वाटर लेवल में। अगर ऐसा ही वाटर लेवल में और इंक्रीज़ होता है तो ये जितने भी ज़मीन पे रहने वाले क्रीचर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनने वाला है इन फ्यूचर। फिर CO2 इन द एयर इज इंक्रीजिंग, जो CO2 गैस है वो भी एयर में इंक्रीज़ हो रही है। इसके पीछे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना बहुत बड़ा एक रीज़न है।
फिर वोल्केनिक जो इरप्शंस हैं उसकी वजह से CO2 बाहर निकलता है, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। जितने भी व्हीकल्स हैं और जितने भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैक्सिमम चीज़ें जो है उनसे CO2 निकलता है। और CO2 अगर इंक्रीज होता है एयर में तो उसकी वजह से बहुत सारी स्किन से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग। जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है उनमें, और जो वन्य जीव है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ की या फिर फॉरेस्ट की, वो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने वाली है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो एंड वाटर लाइफ इज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो वाटर लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। वाटर लाइफ का मीनिंग हो गया या फिर वाटर साइकिल। जैसे पहले जो ऐसा माना जाता था कि जो बारिश होती थी वो एक फिक्स टाइम पीरियड में होती थी, बट आजकल हम देखते हैं कि बारिश जो है वो जब टाइम पीरियड नहीं होता है तब नहीं होती है, या फिर जब टाइम होता है उसके होने का तब वो एक्सेसिव हो जाती है या कई बार इरेगुलर होती है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, एक्सेसिव रेन हो जाना, या फिर इरेगुलर रेन होना है। तो ये भी फैक्टर्स ये शो करता है कि क्लाइमेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा चुका है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ कैलकुलेटेड दैट इफ़ दिस चेंज कीप्स ऑन गोइंग, इसके अलावा ये आंकलन किया गया है कि अगर ये चेंजेस चलते रहते हैं, ये जारी रहते हैं, देन मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल गेट एक्सटिंक्ट। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, मीन्स ये धरती से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। एंड देर विल बी अ हैवी लॉस टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में बैलेंस तभी रहता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स एक फिक्स अमाउंट में होते हैं, एक फिक्स नंबर में होते हैं। अगर जैसे ही इसमें जो नंबर है उसमें डिक्रीज़ होता है या एक्सेसिव इंक्रीज होता है तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ होने का, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी तो ह्यूमन नीड्स भी बढ़ती जाएगी, और बहुत सारे लोग अगर आएंगे तो वहाँ पे उनको सेटल करने के लिए नेचर के प्रति हम क्या हो जाएंगे, असंवेदनशील हो जाएंगे। वोट विल बी फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या होते हैं, और साथ में हमने देखा है कि इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे दो रीज़न हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन रीजन वर रिलेटेड टू नेचर एंड द सेकेंड वंस आर रिलेटेड टू मैन मेड रीजन्स और ह्यूमन रीजन्स। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग हियर effects of climatic changes, and now we are going to discuss the future of human beings or climate. If we do not do anything and things continue go on like right now, then a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth. अगर हम कुछ नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं और जैसी चीज़ें अभी चल रही है वैसे ही चलती रहती है, तो एक दिन धरती की जो सतह है इससे ह्यूमन भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे धरती से। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट है, चैलेंज है। अगर हम इन क्लाइमेटिक चेंजेस को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, नेचर से होने वाले नुकसान को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो क्लाइमेट में जिसका इफ़ेक्ट आता है, परंतु जो मैन मेड जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको अगर कंट्रोल में नहीं किया जाता है तो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए धरती जो है रहने लायक नहीं रहेगी। मीन्स
जो इंसान है वो डिज़र्व ही नहीं करेगा अर्थ पे रुके रहना। बट इंस्टेड ऑफ नेग्लेक्टिंग दीज प्रॉब्लम्स वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन देन वी कैन सेव द अर्थ एंड आवर फ्यूचर। परंतु इसकी बजाय इन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करने के बजाय या फिर उनको नकारने के बजाय अगर हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं तब हम अर्थ और अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। अगर जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो कि नेचर के लॉज को वायलेट करती है उन सबको अगर रोक दिया जाता है, सबको स्टॉप कर दिया जाता है या उनका जो यूज़ है वो सेंसिबल होता है, तब इन फ्यूचर अर्थ, क्लाइमेट और ह्यूमन बीइंग या हर एक क्रीचर या हर एक प्लांट को बचाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये ह्यूमैनिटी, जितने भी प्लांट्स लाइफ है, उन सब के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो हमने सबसे पहले देखा है क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो क्लाइमेट चेंज का मीनिंग हो गया है एनवायरनमेंटल कंडीशन में चेंजेस आ जाना, और ये बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है जिसको डील करना सबके लिए रिक्वायर्ड है। इसके इकोसिस्टम पे या इकोलॉजी पे बहुत बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या होने के कगार पे है। तो ये क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ के एनवायरनमेंटल कंडीशंस में चेंज हो जाना। दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एसे। नेक्स्ट पॉइंट विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इज the reasons of climatic changes, and in this one we have discussed about two factors. First one related to nature and second one is related to human being. In natural reasons we can see many things which take place every day on this face of the earth, in which we can include volcanic eruption, solar radiation, tectonic plate movement, orbital variations. All these things are included in the regions which are related to nature, and all these activities, all these things make the things very different, and because of all these things and reasons the earth will be adversely affected. Next one is human reasons, and there are many things which take place every day on the face of the earth, and all these things take place due to need and greed of human beings. The activities which are conducted by human beings on the earth are deforestation, using fossil fuel, industrial waste, different type of pollution and many more. So many things which are done by human beings become the reason of climatic changes. In this one these things are very common, like if we keep on cutting forest or plants, in that condition all these things will take revenge from us, because if we do not respect the rules of nature, in that condition nature is going to punish human beings. Next one, using fossil fuel, because of this temperature is increasing regularly. Industrial waste makes the marine life difficult, and there are many different pollution which have been categorized into very powerful pollutions which can destroy the human life or plant life on the earth. So all these things which have been discussed here damage climate and ecosystem very badly.
in the last 2 points we have discussed about effects of climatic changes. So there are many negative impact on the environment because of climatic changes. Many forest means plant life and wildlife have extinct or decreasing day by day, and it is very heavy loss to the environment if all these things get extinct. And in future, if all these things keep on going as these are going on right now, in that condition the earth will be not worth living for human beings, and human being also will be extinct. Thanks.